Hello students, welcome back in HOT 222 Production Technology for Ornamental Crops, Medicinal Aromatic Plants and Landscaping Lecture 7 Part 2 Protected Cultivation of Rose. In this lecture, I will cover post-harvest technology of rose like pre-cooling, pulsing, grading, packaging and plant protection measures like physiological disorders, insect pests, and diseases. Let's start this topic. पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होती है हार्वेस्टिंग के बाद फूल को, मतलब तोड़ने के बाद फूल को उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कंज्यूमर तक पहुंचाने के अंदर जितने भी स्टेप या जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं वो सारे के सारे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होते हैं। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी समझ गए होगे। जैसे मान लो कि फूल तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको प्री कूल किया, फिर उसके बाद उसकी ग्रेडिंग की, ग्रेडिंग करने के बाद उसको एक ट्रांसपोर्ट किया मैंने, ट्रांसपोर्ट भी पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर ही आ जाता है। फिर उसको मैंने स्टोरेज के अंदर रखा, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा, वो भी पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने जब तक कि वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता ना, उसके अंदर जितने भी ऑपरेशन किए जाएंगे वो सारे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहलाएंगे। ठीक है, तो गुलाब के अंदर क्या करते हैं? इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्टेम शुड बी इमर्ज इन क्लीन वाटर टिल द नेक ऑफ द फ्लावर बड। डिले इन वाटरिंग, कट फ्लावर अलाउ एयर टू एंटर एंड कॉज वेस्कुलर ब्लॉकेज। जैसे ही फूल को काट लिया जाता है या तोड़ लिया जाता है, उसके तुरंत बाद फूल को पानी के अंदर उसकी गर्दन तक डुबो दिया जाता है, मतलब उसका जो तना होता है उसके तने को पूरे के पूरे को पानी के अंदर डुबो दिया जाता है। इसके अलावा अगर अपने इस काम के अंदर डिले करते हैं कि भाई उसको नहीं डुबोते जल्दी जल्दी, तो उसके अंदर अंदर एयर चली जाती है, उसके तने के अंदर एयर चली जाती है, जिससे उसका जो अंदर वाला वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो, चौक हो जाता है एक तरीके से। वो फिर वो आगे न्यूट्रेंट कंज्यूम नहीं करेगा या खींचेगा नहीं, ये कह लो एक तरीके से, जब अपने पल्सिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसको तुरंत पानी में डुबो देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप कह लो प्री कूलिंग होता है। प्री कूलिंग at a temperature of 4.4 to 7.2 degrees Celsius in cold storage, the flower have to be placed immediately after harvesting to remove the field heat, which enhance the quality of the flower. Pre-cooling is usually done for 6 to 8 hours in winter, 8 to 12 hours in summer. Then they have to make a cold chain and send to it the market. कोल्ड जो प्री कूलिंग होती है, ज़्यादातर गुलाब के अंदर क्या करते हैं कि एक कोल्ड स्टोरेज के अंदर फूलों को प्लेस किया जाता है, वहाँ पे उनको रखा जाता है, जिसका तापमान 4.4 से 7.2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर फूलों को रख दिया जाता है, जिससे फूल के अंदर जो फील्ड हीट होती है, एक गर्मी जो खेत की गर्मी होती है, उसको ये रिमूव कर देता है और फूल की क्वालिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे ही अपने फूल तोड़ते हैं उसमें गर्मी होती है, एकदम से उसका तापमान बढ़ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जिससे वो लंबे टाइम तक उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कोई थाइलिन का कह लो कि संश्लेषण होता है, थाइलिन बनना स्टार्ट होता है फूल खिलने के लिए, वो स्लो हो जाता है। जब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो करने के लिए फील्ड प्री कूलिंग की जाती है। ठीक है, और प्री कूलिंग यानी कि उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर सर्दियों के अंदर 6 से 8 घंटे तक रखा जाता है और गर्मियों में 8 से 12 घंटे तक उसको कोल्ड स्टोर के अंदर रखा जाता है। और इसके बाद एक कोल्ड चैन बनाते हुए उसे मार्केट तक पहुंचाया जाता है। कोल्ड चैन से मतलब है उसको वहां से कोल्ड स्टोरेज से ठंडे कंटेनरों के अंदर पैक करके मार्केट तक पहुंचाया जाता है। ठीक, फिर है पल्सिंग। सेकंड स्टेप, ट्रीट द कट फ्लोवर विद 2 to 4% sucrose solution for 3 to 4 hours. The improve the quality of the flower by making the cut flower very hard and turgid. Also there is less neck bending in storage. पल्सिंग क्या होती है? पल्सिंग एक ऐसा न्यूट्रेंट सॉल्यूशन होता है जो फूल को पोषण देता है। ठीक है, जैसे इसके लिए सुक्रोज का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और एक इसके साथ में आप 8HQC एक प्रिजर्वेटिव भी डाल सकते हो, पर ज़्यादातर सुक्रोज को ही यूज़ किया जाता है, अकेली सुक्रोज को भी डाला जा सकता है। 2 to 4% सुक्रोज का एक सोल्यूशन घोल बना लेते हैं
और उस सॉल्यूशन के अंदर वो कटे हुए स्टेम को 3 से 4 घंटे तक डिप करके रखा जाता है नीचे की साइड से। ठीक है, पहले आपने उसमें प्री कूलिंग किया था, प्री कूलिंग से पहले भी आपने उसमें एक पानी की बकेट के अंदर रखा था। ठीक है, उसके बाद प्री कूलिंग किया था, उसके बाद इसको उस सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं कि भाई वो ब्लॉक ना हो कि वहाँ से वो पानी जो सुक्रोज वाला है वो खींचे और उसको पोषण मिले, वो मुरझाए ना। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो एक तो फ्लोवर होगा थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि उसकी ये कह लो कि टर्गिडिटी होगी, वो मेंटेन रहेगी। वो एक ये कह लो कि मुरझाएगा नहीं, कि उसमें पानी का नुकसान हुआ है इसलिए वो मुरझाएगा नहीं। इससे एक और जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है गुलाब के अंदर स्टोरेज के अंदर, जनरली नेक बेंडिंग, आगे मैं बताऊंगा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर होता क्या, तो वो भी नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा तीसरा स्टेप होता है ग्रेडिंग। फ्लावर दैट आर ऑफ यूनिफॉर्म स्टेम लेंथ एंड फ्लावर बड आर डेवलपिंग शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर एंड कीप्ड इन ए सेपरेट कंटेनर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। ग्रेडिंग के अंदर क्या कहते हैं, जो एक जैसी लंबाई के जिनके स्टॉक होते हैं, फूल व के तने होते हैं, जैसे कट फ्लावर है तो उनको एक लंबे तने के साथ काटा जाता है, वो उनकी लंबाई ही मेन ग्रेडिंग का एजेंडा होता है, कह लो जब पॉइंट होता है कि भाई उसके आधार पर ही इसको ज़्यादातर ग्रेड किया जाता है। तो जितने लंबे तने होंगे, लगभग 40 से 90 सेंटीमीटर के होने चाहिए वैसे, तो 90 वाले अलग रखे जाएंगे, 40 वाले अलग रखे जाएंगे, अगर कोई 50 सेंटीमीटर वाला है उसको अलग रखा जाएगा, मतलब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो और ये ज़्यादातर उसी टाइम किया जाता है जब अपने उनको उनकी कटाई कर रहे होते हैं, हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, और ज़्यादा लंबे फूल होते हैं जिनके स्टॉक लंबे होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, उसी टाइम कंटेनर में डाल दिया जाता है अलग कंटेनर में, और जिनके तने छोटे होते हैं यानी कि स्टेम छोटे होते हैं उनको अलग रख लिया जाता है। एट द टाइम ऑफ फ्लोवरिंग वेसल लीव्स एंड थोर्न्स कैन बी रिमूव्ड अप टू 20 सेंटीमीटर फॉर इजी फॉर ऑफ हैंडलिंग। जब भी अपने उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी टाइम उसके जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं और थोर्न्स होते हैं यानी कि कांटे होते हैं, उनको 20 सेंटीमीटर नीचे तक हटा दिया जाता है, जिससे कि उनको आसानी से हैंडल किया जा सके। ठीक, पैकिंग। ग्रेटेड कट फ्लावर्स शुड बी पैक्ड इन करूगेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस। जो ग्रेड किए हुए कह लो, ठीक है, जैसे अभी ग्रेडिंग की थी अपनी, उनके बाद उनको पैक किया जाता है। पैक करने के लिए करूगेटेड कार्डबोर्ड, यानी कि अपने तरीके से कहने का मतलब है कि जो एक कार्टून जिसको अपने कह देते हैं गत्ते के बॉक्स, उनके अंदर इनको पैक किया जाता है। द साइज ऑफ द बॉक्सेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द रोजेस टू बी पैक्ड। क्वालिटी से मतलब है किस ग्रेड के हैं, कितने लंबाई उसकी तने की है उसके हिसाब से, और उसकी कितनी क्वांटिटी में अपने उस डब्बे के अंदर डालना है, उसके आधार पर अलग अलग साइज के बॉक्स होते हैं। ठीक है, कितनी स्टेम की लेंथ है और किस अपने को कितनी उसमें डालने हैं। तो ए बॉक्स ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ इंटू 32.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 6.5 सेंटीमीटर हाइट इज इनफ फॉर 80 रोजेज ऑफ 65 टू 70 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेम। और एक जो बॉक्स है जो 100 सेंटीमीटर लंबा, 32 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.5 सेंटीमीटर ऊंचा, उसके अंदर लगभग लगभग 80 कट फ्लावर, जहाँ 80 रोज के तने आ जाते हैं, जिनका तनों की लंबाई 65 से 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मैंने यही बताया था कि 40 से 90 तक जो स्टेम होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, जहाँ 65 से 70 जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए ये बॉक्स का साइज है जो एक अच्छी ग्रेड होती है। ठीक है, ए थिन पॉलीथीन शीट एंड वेरी फाइन न्यूज़पेपर आर लेड इनसाइड द बॉक्स। एक पतली पॉलीथीन की शीट उस बॉक्स के अंदर, पहला जो बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर एक शीट, पतली सी शीट को बिछा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर एक पतला सा न्यूज़पेपर बिछाया जाता है। द मोइस्ट टिश्यू पेपर आर स्ट्रेच टू द एंड ऑफ द बॉक्स टू प्रोवाइड ए कुशन फॉर ब्लूम। उसका जो एंड होता है वहाँ पे जो टिश्यू पेपर्स होते हैं उनको भी, गीले टिश्यू पेपर भी रख दिए जाते हैं, जो कि एक कुशन की तरह काम करते हैं, एक पिल्लो की तरह काम करते हैं कि फ्लावर्स को चोट ना लगे। ठीक है, नीचे की तरफ नीचे रख दिए जाते हैं। उसके बाद है फ्लावर्स आर यूजली मेड ऑफ 20-20 बंडल्स टाइड विद स्ट्रिंग और रबर बैंड एंड देन पैक्ड इन ए बॉक्स। जो बंडल होते हैं गुलाब के, मतलब अब एक 80 फ्लावर के बंडल, एक ही तो बंच नहीं बनाएंगे, उसके 20-20 के फूलों को एक साथ बंच बना लिया जाता है, एक बंडल बना लेते हैं 20-20 फूलों का।
ठीक है। और उनको एक उसके ऊपर रबड़ चढ़ा देते हैं, 20 बंडल बनाया और रबड़ चढ़ा दी, 20-20 के ऐसे 4 ग्रुप बना लिए जाते हैं। एट द टॉप ऑफ ईच बंडल द फ्लावर बर्ड आर रैप्ड इन करूगेटेड पेपर, और जो एक एक बंडल होता है उसको, प्रत्येक बंडल को वैसे ही जो कार्टून है जैसा, ठीक है, मान लो जो बॉक्स था आपका करूगेटेड फाइबर बोर्ड का, वैसे ही पतला सा एक कागज लेके उनके ऊपर जो मेन फ्लावर बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर भी एक चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मैं पिक्चर में बताऊंगा, पर उसके उनके उनके ऊपर भी चढ़ा देते हैं और ऊपर से उनको टेप से या फिर रबड़ से उनके ऊपर भी उनको भी कस दिया था। मतलब 20 के ऊपर जो 20 स्टेम आपने पकड़े हैं उनके ऊपर जो कलियां हैं, कलियों के ऊपर भी कवर कर देते हैं उनको। ठीक है। द two bundles are placed along the length of the box in front of each other in such a way that their flower buds are toward the edge of the box and their stalk is toward the center of the box and cushioning is provided at the edge। चलो मैं इसको थोड़ी सी पहले पिक्चर दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। बॉक्स के अंदर आपको किनारों की तरफ आपको हमेशा जो कलियां हैं उनको रखना है, और सेंटर की तरफ, ठीक है, तने रखने हैं। कलियां आपको बाहर की तरफ एज की तरफ रखनी है और उनके तने सेंटर की तरफ रखने हैं। और इनके ऊपर जहाँ ये जैसे ये इनके देखो ये रबड़ चढ़ाई हुई है ऊपर, इनके करूगेटेड फाइबर बोर्ड का ये कह लो कि एक तरीके से इनको 20-20 के बंडल बना के डाले हुए हैं। ये चीज़ कह रहा था कि वो 20-20 के ऊपर आपको एक रबड़ चढ़ानी है। ठीक है, फिर इस प्रकार से इनको पैक कर दिया जाता है। और एक बॉक्स जो होता है इसका वजन मिनिमम कह लो जहाँ लगभग लगभग 5 से लेके 7 किलो तक होता है। इसके अलावा बाद है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ रोज। फर्स्ट है बैंड नेक। बैंड नेक कभी आया था, मैंने बताया था कि बैंड नेक से प्रोटेक्शन होता है अगर अपने उसकी ढंग से पल्सिंग करते हैं तो। नेक बैंडिंग इज ए मेजर प्रॉब्लम इन रोजेज ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। द स्टॉक ऑफ रोज बैंड वेरी क्लोज टू द फ्लावर बर्ड विच रिड्यूस द प्राइस ऑफ द फ्लावर। बैंड नेक जो होता है जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा होता है, मतलब वो एक तरीके से मुरझा जाता है फ्लोवर, और वहाँ से जहाँ ज्वाइंट होता है फ्लोवर ऊपर लगा हुआ रहता है वहाँ से तना मुड़ जाता है, इसको बैंड नेक कह देते हैं। ठीक है। कॉजेज कारण क्या हो सकते हैं इसके? प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग, मतलब फूल को हार्वेस्टिंग टाइम से पहले ही तोड़ लेना, मतलब कच्ची अवस्था में ही तोड़ लेना, फिर उसके बाद वो मैच्योर नहीं हो पाता और वो तना वहाँ से मुड़ जाता है। दूसरा होता है पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रेसेस सच एज पुअर न्यूट्रिशन और लैक ऑफ प्री कूलिंग। पुअर न्यूट्रिशन वही पल्सिंग की कमी होना या फिर प्री कूलिंग की कमी होना, उसके कारण भी बैंड नेक हो जाता है गुलाब के अंदर। इसके अलावा इम्प्रॉपर स्टोरेज, इम्प्रॉपर स्टोरेज यानी कि लैक ऑफ रेफ्रिजरेशन और स्टोरिंग फॉर टू लॉन्ग। इम्प्रॉपर स्टोरेज के अंदर मतलब आप वहाँ पे अगर स्टोर कर रहे हो वहाँ पे रेफ्रिजरेशन की कम सुविधा होना, मतलब थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहे, ठीक है, ढंग से ना हो पाए आपकी रेफ्रिजरेशन, या फिर आप उन फूलों को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हो तो ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा द एज ऑफ फ्लावर इज रिड्यूस्ड बाय एक्सपोजर टू एथाइलिन। जैसे ही फूल पड़ा रहता है उसके बाद उसमें इथाइलिन बननी अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि परिपक्वता होती है फूल की तो इथाइलिन अपने आप एक ऐसी नेचुरल गैस है जो अपने आप बनती है। वो क्या करती है, पौधे फूल की एज को ख़त्म कर देती है। पड़े पड़े जो फूल होते हैं उसमें इथाइलिन के कारण कई बार वहाँ से बैंड नेक हो जाता है, उनका नेक बैंड हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा इनएडिक्वेट वाटर इंटेक फ्लावर्स विद ड्यू टू इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ वाटर। कई बार क्या होता है कि पानी वो ढंग से नहीं ले पाते, जैसे अपने पल्सिंग से पहले सॉरी अपने प्री कूलिंग से भी पहले मैंने बताया था कि उनको पानी के अंदर इमर्ज कर देते हैं। ठीक है। अगर अपने उसके अंदर नहीं करते तो उससे क्या होता है कि फ्लावर मुरझाने के चांस ज़्यादा रहते हैं, मतलब उसकी टर्गिडिटी नहीं बन पाती, तो उसके कारण भी बैंड नेक हो जाता है। उसके बाद है मैनेजमेंट कैसे करना है। पहला तो प्रॉपरली प्री कूल्ड प्लांट्स। दूसरा हार्वेस्टिंग जो की जाती है एक राइट स्टेज पे करनी चाहिए, जो हार्वेस्टिंग की स्टेज है उसी पे उसको हार्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा यूज पल्सिंग सोल्यूशन टू टारगेट द फ्लावर बर्ड। उसके अलावा पल्सिंग सोल्यूशन को भी यूज करना चाहिए उसकी टर्गिडिटी को बनाए रखने के लिए, उसकी जो कह लो कि
फूला हुआ भाग होता है, मतलब फुलाने के लिए, पत्ते मुरझाए ना, ठीक है, उसको बनाने के लिए पल्सिंग यूज करो। नेक्स्ट है बुल हेड। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, बुल हेड। बुल हेड क्या होता है, ये मान लो कि ये पढ़ लेना। वैसे इसमें क्या है कि जो इसका डायामीटर होता है फ्लोवर का, ठीक है, ये चीज ये ज्यादा बढ़ जाता है फूल की लंबाई की तुलना में। मतलब फूल ऐसे लगेगा कि ऊपर से किसी ने दबा दिया है फूल को। फूल फूल की तरह न लग के, मतलब पत्ते, इसके पेटल्स का साइज, लंबाई कम रह जाती है और चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है फूल की, ठीक है। द इन बुल हेड्स द फ्लोवर साइज इंक्रीजेज, फूल का साइज इंक्रीज हो जाता है, एंड द रेशियो ऑफ डायामीटर टू फ्लोवर लेंथ इज रिड्यूस्ड। डायामीटर से फ्लोवर की लेंथ का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो कम हो जाता है। विच गिव्स द बर्ड ए फ्लैट टॉप अपीयरेंस, जिसके कारण जो फ्लोवर बर्ड होती है ऊपर से फ्लैट टॉप अपीयरेंस देती है, ठीक है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू ए लेवल ऑफ 12 डिग्री और लेस ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फ्लोवर्स। जो इसका मेन कारण है, ठीक है, सर्दियों के अंदर वैसे जनरली ये देखने को मिलता है बुल हेड, ठीक है। ज़्यादातर जब टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस से सर्दियों के अंदर कम हो जाता है, तो जब फ्लोवर की अर्ली स्टेज के अंदर, तो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा बुल हेड आर कॉज्ड बाय इम्बैलेंस ऑफ जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन इन द प्लांट। जो बुल हेड है, ये कई बार क्या होता है कि जो जिब्रेलिन और साइटोकिनिन है, इनके इम्बैलेंस के कारण भी होता है, और होता जनरली सर्दी के अंदर ही है, जब टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। द लो टेम्परेचर डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ जिब्रेलिन्स एंड इंक्रीज साइटोकिनिन एक्टिविटी। और जब लो टेम्परेचर होता है, वो जिब्रेलिन्स जो बरदी हार्मोन है उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है और साइटोकिनिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इट इज therefore important not to treat flower with cytokinin containing root stimulators during the winter। इसीलिए फूलों को जो साइटोकिनिन कंटेनिंग रूट स्टिमुलेटर्स होते हैं, मतलब अपने ग्रोथ रेगुलेटर भी यूज करते हैं कि भाई उनके अंदर फ्लोवर अच्छा हो, तो सर्दियों के अंदर साइटोकिनिन कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। कन्वेंशनली ट्रीटेड विद जिब्रेलिन विल रिड्यूस द नंबर ऑफ बुल हेड्स। इसकी जगह पे आप उसको जिब्रेलिन से ट्रीट करो, जो कि जो बुल हेड्स है, इसको इसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है इसका, प्रबंधन यही है। प्लांट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लो टेम्परेचर, एक तो कि लो टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करो। इसके अलावा इन विंटर डू नॉट यूज साइटोकिनिन कंटेनिंग रूट स्टिमुलेंट्स। जो साइटोकिनिन रूट स्टिमुलेंट्स होते हैं, उनका यूज नहीं करना चाहिए सर्दियों के अंदर। इसके अलावा एक और होता है स्लीपीनेस। स्लीपीनेस एक सिंपल भाषा में कहूँ तो, कोई फूल कई बार क्या होता है कि तोड़ लिया, हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद जब अपने उसको स्टोर करते हैं, उसके बाद वो ओपन नहीं होता, कभी भी ओपन नहीं होता, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होता है, इथाइलिन इंजरी है, इथाइलिन उसमें बन जाता है और फूल एक तरीके से कली की अवस्था में ही खत्म हो जाता है, वो खिलती ही नहीं है कली, ठीक है। इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है पेस्ट मैनेजमेंट इन रोज। पेस्ट मैनेजमेंट में एफिड्स, मैक्रोस्फिम रोजेई, जो रोज का मेन एक इंसेक्ट है, दे आर स्मॉल ब्लैक विद ग्रीन इन कलर। जो एक छोटा काले रंग से लेके हरे रंग का छोटा सा जीव होता है। बोथ यंग एंड एडल्ट्स यंग सक द सेप फ्रॉम ट्विग्स, बर्ड्स एंड फ्लोवर्स। जो इसकी दोनों स्टेज होती हैं, यंग और एडल्ट, दोनों के दोनों पौधे की जो बर्ड्स होती हैं और फ्लोवर्स होते हैं, जहाँ शाखाएं होती हैं, वहाँ से रस चूसते हैं, ठीक है। इट्स इंसिडेंस इज मोर ऑन द लीव्स एंड फ्लोवर बर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी। और इनका ज़्यादातर जो प्रकोप देखने को मिलता है, वो जनवरी फरवरी के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, फूल वाली कलियों पे और पत्तियों के अंदर। द कलर ऑफ द लीव्स फेड एंड इफेक्ट द फ्लोवर बर्ड टू लॉस देयर ब्यूटी एंड फॉल। इसके कारण जो पत्तियों का कलर फीका पड़ जाता है और अफेक्टेड बर्ड जो होती हैं, वो अपनी सुंदरता खो देती हैं और गिर जाती हैं। कंट्रोल क्या है, स्प्रेइंग ऑफ 0.1% मैलाथियन और मेटासिटॉक्स 0.1 to 0.2%, और रोगर 0.1 to 0.2% सोल्यूशन। नेक्स्ट इंसेक्ट है रेड स्केल, लिंडी कैप्सिस रोजेई। इट इज वेरी सीरियस पेस्ट ऑफ रोज दैट मोस्टली अटैक्स इन अगस्त एंड सितंबर।
ये कह लो कि एक बहुत ही सीरियस पेस्ट है गुलाब का, जो कि ज़्यादातर अगस्त और सितंबर के अंदर पौधे के ऊपर अटैक करता है। द ब्रांचेज आर कवर्ड विद ए रेडिश ब्राउन क्रश अंडर विच द इंसेक्ट सक द सैप ऑफ द प्लांट। इसके अंदर क्या होता है कि एक, यहाँ जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तने के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक ऊपर कह लो कि पपड़ी सी बन जाती है, जिसके अंदर इंसेक्ट रहता है और पौधे का रस चूसता रहता है। इस पपड़ी के अंदर, ये जैसे ऊपर से दिखाई दे रही है खुदरी खुदरी सी, इसके ये एक पपड़ी है, इसके नीचे इंसेक्ट है जो टहनी से रस चूस रहा है। कंट्रोल क्या है? दीज पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग मैलाथियोन 0.1%। मतलब इस इंसेक्ट का कंट्रोल करने के लिए आप मैलाथियन का 0.1% का स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा पैराथियन का 0.25% का इन अप्रैल के अंदर आप छिड़काव करना है, और इसके बाद आपको अक्टूबर के अंदर रिपीटली छिड़काव करना है। थर्ड इंसेक्ट है चेफर बीटल। चेफर बीटल क्या होती है? ओनिसेटोनिया वर्सिकोलर, ठीक है, ओनिस्टेनिया वर्सिकलर एक इसका साइंटिफिक नेम है। द एडल्ट ऑफ दिस बीटल अपीयर इन अगस्त सितंबर एंड डैमेज बाय कटिंग लीव्स। जो इसका एडल्ट है इस बंगूर का, वो अगस्त सितंबर के अंदर ज़्यादातर पत्तियों को काट कर नुकसान पहुंचाता है, मतलब पत्तियों को काटता है, उसके पत्ते खा जाता है। तो कंट्रोल क्या है इसका? इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय डाइमिथोएट 1.5 ml पर लीटर और मोनोक्रोटोफॉस 1 ml पर लीटर का घोल बनाकर उसका छिड़काव करो, इसका कंट्रोल हो जाता है। फिर है डिजीज मैनेजमेंट इन रोज। डिजीजेस कौन कौन सी रोज के अंदर होती हैं? पहली है इंपॉर्टेंट डिजीज डाईबैक, डिप्लोडिया रोजेरम। इट इज़ वेरी सीरियस डिजीज ऑफ रोज एंड अपीयर आफ्टर प्रूनिंग। ज़्यादातर जो ये एक पहलों की, एक तो पहले तो ये गंभीर बीमारी है, और ये अपीयर ज़्यादातर जब प्रूनिंग करते हैं उसके बाद दिखाई देती है। जैसे कटे हुए भाग रहते हैं वहाँ से ये सूखना स्टार्ट करते हैं। डाई बैक इसलिए कहते हैं कि भाई ऊपर से नीचे की तरफ पौधा सूखता है, ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ पौधा सूखता जाता है, इसीलिए इसको नाम भी डाई बैक है। ठीक है, द स्टेम टर्न ब्लैक एंड डाई। उसके बाद जो तना होता है वो काला पड़ जाता है और मर जाता है। कॉजेज, यूज ऑफ मोर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कारण क्या है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर देते हो, इसके कारण भी हो सकता है। एक्सेसिव इरिगेशन, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भी हो जाता है। और पूरा ड्रेनेज है तो भी है। लेस लाइट पेंट्रेशन इनटू द प्लांट। लाइट पेंट्रेशन मतलब बीच में पौधे के प्रॉपर मात्रा में प्रकाश न पहुंच पाने के कारण भी कई बार ये बीमारी हो जाती है, डाईबैक वाली हो जाती है। मैनेजमेंट क्या है? फॉर इट्स इफेक्टिव कंट्रोल द इन्फेक्टेड पोर्शन शुड बी रिमूव्ड एंड बर्nt एंड द कट एंड्स शुड बी पेंटेड विद चौबटिया पेस्ट। इसका एक इफेक्टिव कंट्रोल क्या है? जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है, जहाँ से वो लग रहा है कि आपको सूखना, उसके नीचे थोड़ा सा हेल्दी पार्ट से उसको काट के हटा देते हैं, और उस कटे हुए भाग पे चौबटिया पेस्ट या फिर बोर्डोक्स पेस्ट लगाया जाता है। चौबटिया पेस्ट के लिए क्या करते हैं? 4 पार्ट कॉपर कार्बोनेट के प्लस 4 पार्ट रेड लेड के प्लस 5 पार्ट लिनसीड ऑयल को मिक्सर बना के इसको यूज किया जाता है, जिसको चौबटिया पेस्ट कहते हैं, या फिर इसकी जगह आप बोर्डोक्स पेस्ट भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट में इसका मैनेजमेंट है यूज ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। जितनी भी अमाउंट निर्धारित की गई है, अनुशंसित है, उतनी मात्रा फर्टिलाइजर की देनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी, जो ड्रेनेज फैसिलिटी है मतलब जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा स्प्रेइंग ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% एट 3 ग्राम पर लीटर शुड बी डन। मतलब जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसका 3 ग्राम को 1 लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज है इंपॉर्टेंट ब्लैक स्पॉट, डिप्लोकार्पन रोजेई। डिप्लोकार्पन रोजेई, दिस द डिजीज अपीयर टू रोज ड्यूरिंग द ह्यूमिड मंथ्स। जो ये बीमारी है ज़्यादातर जो ह्यूमिड मंथ होते हैं, जब नमी ज़्यादा होती है वातावरण में, तब ये दिखाई देती है। ए डिस्टिंक्टिव सर्कुलर ब्लैक स्पॉट स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर विद ए फ्रिंग्ड एज अपीयर ऑन आइदर साइड ऑफ द लीव्स। पत्ती की दोनों साइड एक कह लो कि एक ब्लैक कलर के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, जिनके किनारे लहराते हुए से होते हैं। ठीक है। लीव्स बिकम येलोइश क्लोरोटिक एंड फॉल प्रीमैच्योरली। इसके बाद पत्तियां पीली पड़कर, जहाँ कह लो कि उनमें से क्लोरोटिक हो जाती हैं और उसके बाद वो गिर जाती हैं। ठीक है। कंट्रोल क्या है?
कार्बेंडाजाइम 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, आप कार्बेंडाजाइम का भी छिड़काव कर सकते हो। इसकी जगह कैप्टान 0.2% फंजीसाइड शुड बी स्प्रेड एट फोर्थ नाइट इंटरवल इन टू कंट्रोल इट। मतलब इसको एक पखवाड़े के अंतराल पर, मतलब 15 दिनों के अंतराल पर इनका आप रिपीटली छिड़काव करते रहें। नेक्स्ट लास्ट डिजीज है इसकी पाउडरी मिल्ड्यू। ये है स्फेरोथिकिया पैनोसा वैरायटी रोजई। It is a serious disease that cause when the day are hot and nights are cool। ज़्यादातर जो बीमारी है सीरियस बीमारी है, वैसे ये ज़्यादातर तब होती है जब दिन तो गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। द यंग ग्रोविंग ब्रांचेज एंड लीव्स आर कवर्ड विद वाइट पाउडर। जो नई शाखाएं होती हैं और पत्तियां होती हैं वो एक सफ़ेद चूर्ण से कवर हो जाती हैं, ढक जाती हैं। द अफेक्टेड लीव्स टर्न पर्पल एंड द लीव्स फ्लावर बर्ड्स फेल टू ओपन। जो पत्तियां होती हैं, प्रभावित पत्तियां, वो पर्पल कलर की हो जाती हैं, बैंगनी से रंग चेंज कर लेती हैं, ठीक है, रेडिश थोड़ा पर्पल कलर में हो जाती हैं। और उसके बाद जो कलियां होती हैं वो खिलती नहीं है, ओपन नहीं हो पाती, ठीक है, फेल हो जाती हैं ओपन होने के अंदर। इसका कंट्रोल क्या है? यूज 80% सल्फर डस्ट और स्प्रे 0.1% कैराथेन फंजीसाइड एट फोर्थ नाइट इंटरवल। इसके लिए आप या तो सल्फर डस्ट 80% को उसको यूज करो, उसका छिड़काव करो। छिड़काव से मतलब है कि उसको धूड़ को उसके ऊपर, पौधे के ऊपर डालो, या फिर आप कैराथीन का स्प्रे कर सकते हो 0.1% का, ठीक है, 15 दिनों के अंतराल पर। थैंक यू।